हेलो एवरीवन। तो आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो मैं एक बार क्विकली रिकैप करा देता हूँ हमने पिछली क्लास में क्या क्या देख लिया है। हमने बात कर लिया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज जरूरी होता है। ठीक है, किस किस प्रकार के मटेरियल्स होते हैं, किस में चार्ज फ्री होता है। ठीक है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बात किया था। फिर हमने बात किया था कि जो करंट होता है इट इज़ ए टेंसर क्वांटिटी बिकॉज करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, मैंने थोड़ा सा आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पर समझाने का ट्राई किया था। उसके बाद हमने बैटरी के बारे में बात किया था, एसी और डीसी सोर्स के बारे में बात किया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हमने एक दो इस पे एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, और सबसे लास्ट में हमने बात किया था सर्किट डायग्राम के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, ये बोलता क्या है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ देयर आर सम ऑफ द मटेरियल्स, ठीक है, लाइक मेटल्स या फिर कंडक्टर्स, ठीक है, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, टोटली फ्री है, ठीक है, मूव करने के लिए। ठीक है, आर सम सर्किट फॉर विच करंट पासिंग थ्रू देम इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस देम। ठीक है, सिंपल सी ये क्या बोल रहा है, ओम्स लॉ के हिसाब से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू देम इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनाऊं ना, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ अगर मैं पोटेंशियल को वाई एक्सिस पर दिखाता हूं और करंट को अगर मैं एक्स एक्सिस पर दिखाता हूं, ठीक है, तो आपके लिए जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, विच इज द पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये आपके पास ग्राफ होगा, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है, और इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्लोप आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इसने क्या बोल रखा है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इसका मतलब, ठीक है, इसका क्या मतलब है, सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे मान लो कि यहां पर अगर आपके पास 1 एम्पियर का करंट था, ठीक है, अगर यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट था तो 1 एम्पियर के करंट में आपके पास मान लो अगर यहाँ पर 0.4 वोल्ट था, ठीक है, तो जब 2 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है, जब 2 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है, तो पोटेंशियल आपका 0.8 वोल्ट होगा। ठीक है, या फिर आप बोलो कि अगर जब 1.2 वोल्ट होगा तो उस समय जो करंट होगा आपके सर्किट में अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वो आपके पास 3 एम्पियर होगा। ठीक है, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ना, इसको हटा करके हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल दो कि V डिवाइड बाई आई इक्वल टू आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, V डिवाइड बाई आई इक्वल टू क्या आपके पास होगा, कांस्टेंट होगा। और ये जो कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम लिखते हैं R, दैट इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से आपके पास V बराबर I इक्वल टू क्या होगा, R होगा। ठीक है, R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस R है, ठीक है, ये एक कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोलने का मेरा क्या मतलब है कि ये आपका वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करने वाला है। ठीक है, ये आपका वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करने वाला है। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं कि रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है।
ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बोला इट इज अ रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगी वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज एंड करंट। रेजिस्टेंस आपको वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करने वाला है। ठीक है, नहीं करने वाला है, इसमें कोई डाउट? ठीक है, आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपली आपके पास ओम्स लॉ है। ठीक है, ये सिंपली आपके पास क्या है, ओम्स लॉ है। ठीक है, तो जब भी ओम्स लॉ होगा, तो जब भी पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनेगा वो ऐसा ही ग्राफ बनने वाला है, वो स्ट्रेट लाइन ही होने वाला है। ठीक है, तो आपसे ग्राफ बना के भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो कि ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो याद रखना हमेशा वो जो ग्राफ होगा इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आप यहां से, ठीक है, देखना, ठीक है, अगर आप ओम्स लॉ के लिए, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाओ, ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास क्या है, करंट है। ठीक है, तो ग्राफ तो आपके पास ओरिजिन से पास होने वाला है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, जैसे मैं अगर यहां पर बोलूं कि करंट I1 है, ठीक है, यहां पर कुछ वोल्टेज V1 है, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं कि ये आपके पास I2 है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके पास V2 है। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूँ कि ये आपके पास I3 है और ये आपके पास क्या है, V3 है। ठीक है, तो अगर आप ये ओम्स लॉ के लिए बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये ओम्स लॉ के लिए बात कर रहे हो तो आप बोल चुके हो उसके लिए कि V/I इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो यहां पर V1 अपान I1 जो होगा वो बराबर होगा V2 अपान I2 के। ठीक है, और ये बराबर होगा V3 अपान I3 के, और ये सब किसके बराबर होंगे, रेजिस्टेंस R के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर स्लोप आपके पास क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। दैट्स इट। ठीक है, और ये जो आपके पास रेजिस्टेंस होगा इट इज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल एंड करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि आपने जो कंडक्टर यूज किया हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ये उस चीज पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब हर एक मेटल के लिए अगर आप अलग अलग, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, तो हर एक के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, वो आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल पर आपके पास डिपेंड करती है। ठीक है, आई थिंक ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एक दूसरा ग्राफ बनाऊं, सिंपली अगर मैं पूछूं कि क्या ये ग्राफ ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको एक ग्राफ दे दिया। ठीक है, ये आपके पास वोल्टेज है और ये आपके पास करंट है। ठीक है, और मैंने कहा कि कुछ ये मेरा ग्राफ है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये मेरा आपके पास ग्राफ है। ठीक है, तो क्या दिस ग्राफ फॉलो ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ, क्या ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है? तो सिंपली आपके पास आंसर क्या होगा, नो। ठीक है, बिल्कुल नहीं, ये आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि ये आपका जो ग्राफ है इट इज द पैराबोलिक। ठीक है, ये क्या है, इट इज अ पैराबोलिक। ठीक है, तो ये बिल्कुल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे ग्राफ को आप क्या बोलते हो, दैट इज द नॉन ओमिक ग्राफ। ठीक है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, नॉन ओमिक ग्राफ। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आप R से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, R से, कैपिटल R से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है ओम।
क्या होती है, O, ठीक है। और इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इट इज ए रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। पहली बात, रेजिस्टेंस को आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हो और उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट उसकी होती है ओम, ठीक है। और रेजिस्टेंस इक्वल टू आपके पास क्या होता है, ठीक है, जैसे, ठीक है, मैं फॉर्मूला लिखने से पहले आपको बताऊं, जैसे कि मान लो ये आपके पास कंडक्टर है ना, इट इज अ कंडक्टर, ठीक है। मान लो ये आपके पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। ये आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर का कुछ लेंथ होगा, मान लो इसका लेंथ कितना है, L है, ठीक है। और इसका ये कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो मान लो कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, उसको आप A बोल दो, ठीक है। और इसमें मान लो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस लिखी जाएगी R, ठीक है, वो लिखी जाएगी रो, ठीक है, L और डिवाइड बाई A। पहली बात ये, आप पहली बात तो आप फॉर्मूला याद रखो, क्या होगा, रो L डिवाइड बाई A, ठीक है। जहां पर रो क्या है, रो आपकी है, इट इज द रेजिस्टिविटी, क्या है, इट इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। पहली बात, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और ए आपके पास क्या है, इट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ कंडक्टर। अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है, कि ये जो आपके पास लेंथ है ना, देखना मैं इसको नेक्स्ट पेज में आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे मैंने ये आपके लिए कंडक्टर लिया था, ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर था, ठीक है, ये आपके पास कंडक्टर था, ठीक है, जो कि मैंने कहा कि इसका लेंथ कितना है, L है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने कितना बोला, A बोला, ठीक है। और रो क्या है, इट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो मान लो इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, उसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, रो, ठीक है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मैं करंट के डायरेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब आपने रेजिस्टेंस इस कंडक्टर का लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज रो L बाई A, तो इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। क्या कि ये जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ जो है, ठीक है, लेंथ आपके पास होगा, लेंथ along the direction of current, along the direction of current, ठीक है, along the direction of आपको करंट लेना है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो आप इसी लेंथ में देखो, इसी डायरेक्शन में देखो इस कंडक्टर का लेंथ कितना है। जैसे अगर इसका रेडियस मान लो R था, ठीक है, तो आप इस कंडक्टर के लेंथ को 2R नहीं ले सकते थे, समझ रहे हो, क्योंकि 2R क्या है, ये इसके परपेंडिकुलर है, लेंथ R इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको इसके अलोंग लेना है, करंट के पैरेलल जो लेंथ है कंडक्टर की, ठीक है, करंट के पैरेलल जो लेंथ है कंडक्टर की, आपको वो लेना है। तो लेंथ कौन सा होगा, लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। और जो एरिया होता है ना, एरिया होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द करंट, परपेंडिकुलर टू द करंट।
मतलब आप जो एरिया लोगे, ठीक है, आप जो एरिया लोगे वो क्या होगा, करंट के परपेंडिकुलर होगा। जैसे यहां पर ये जो आप एरिया ले रहे हो, देखो आप ये एरिया ले रहे हो, ये आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो जो आप एरिया लेते हो ना, इट इज अ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। बस आप इसको याद रखना कि जो लेंथ होता है वो अलोंग द करंट होता है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में आपको लेंथ लेना है, और जो एरिया होगा वो करंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। ये चीज आप बस याद रखना कि जो रेजिस्टेंस रो एल बाई ए लिखते हो, एल इज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट और एरिया इज द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। ये चीज आप याद रखना, इसमें आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो आप देखो, ठीक है, आपकी जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आप लिख रहे हो रो एल और डिवाइड बाई ए, ठीक है, तो याद रखना रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन पर डिपेंड करेगी ना, क्योंकि डायमेंशन से ही आपको पता लगेगा कि आपका लेंथ कितना है और आपका एरिया कितना है कंडक्टर का। दूसरा सोचो फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट पर क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि यही आपको बताएगा कि आपको लेंथ कौन सा लेना है और आपको एरिया कौन सा लेना है, ठीक है। और मटेरियल पर तो डिपेंड करेगी ही करेगी, क्योंकि आपको रेजिस्टिविटी वहीं से पता चलेगा मटेरियल कैसा है। उसके साथ साथ ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड आपकी करती है, ठीक है। और जो आपने रो लिखा ना, रो जिसको मैं बोल रहा हूं इट इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, जिसका यूनिट होता है यूनिट, ठीक है, इसका यूनिट आपके पास होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे, ठीक है। और जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, ये पहला मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है, कि रेजिस्टेंस आपका डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, फ्लो ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा, मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल पर डिपेंड करेगी और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड और होते हैं, ठीक है, बस आप उनको याद रखो, ठीक है। एक आपके पास होता है कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक है। तो बस आप याद रखना, ठीक है, इसके बारे में आपको ज्यादा आइडिया नहीं लेना है, ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है 1/r, रेजिस्टेंस का उल्टा, ठीक है। अगर आप 1/r कर दोगे तो कंडक्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, कंडक्टेंस की यूनिट, ठीक है, अगर आप इसके यूनिट के बारे में बात करोगे, ठीक है, तो इसकी आपके पास होती है महो, क्या होती है, महो, ठीक है, महो मतलब ओम का उल्टा, ठीक है, मतलब तो इसको आप कुछ ऐसे बनाते हो, दैट्स इट, ठीक है। और एक चीज और होती है जिसको आप बोलते हो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी आपके पास होती है रेजिस्टिविटी का उल्टा, 1/ρ, इट इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। और कंडक्टिविटी की आपके पास जो यूनिट होगी, ठीक है, वो आपके पास हो जाएगी, ठीक है, ये इसका रेजिस्टिविटी की आपके पास यूनिट क्या थी, ओम इंटू मीटर ना, वो आपके पास क्या थी, ओम इंटू मीटर, ठीक है। तो ओम का उल्टा क्या हो जाएगा, महो, ठीक है, और मीटर तो आपके पास मीटर ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट आपके पास हो जाएगी महो, ठीक है, महो, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मीटर,
ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो महो और डिवाइड बाई मीटर। ठीक है, इट इज द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये दो वर्ड भी आप याद रखना कि व्हाट इज द कंडक्टेंस एंड व्हाट इज द कंडक्टिविटी, बस दैट्स इट। ठीक है, कि अगर आप 1/r करोगे तो आपको कंडक्टेंस देगा, और अगर आप 1/ρ करोगे तो आपके पास कंडक्टिविटी देगा, और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, वो भी आप याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, अब देखना यहाँ पर एक एग्जांपल है। ठीक है, कह रहा है कि एक वायर की रेजिस्टेंस R है, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट्स स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। ठीक है, मतलब कि आपके पास जैसे ये एक वायर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक वायर है। ठीक है, इस वायर की लेंथ मान लो L है। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी आप रो ले लो। ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप A ले लो। तो कह रहा है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो R है। ठीक है, और वायर है जो रेजिस्टेंस R, तो इसका रेजिस्टेंस R होगा, आपको होगी वो होगा रो L बाई A। ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है कि ये जो आपके पास वायर था आपने इसको स्ट्रेच किया, आपने इसको स्ट्रेच करके इसको लेंथ को डबल कर दिया। ठीक है, तो आपने इसको स्ट्रेच किया, तो ऑफकोर्स जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा ना, मतलब इसका एरिया घट जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई थिंक ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी, है कि नहीं है। अगर आप इसको स्ट्रेच करके एल लेंथ को 12 कर दोगे तो आपको नहीं लगता ये वायर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ठीक है, देखो मटेरियल तो वही है, तो रेजिस्टिविटी तो आपके पास वही रहेगी कि मटेरियल तो आपने चेंज किया नहीं, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल जाएगा, वो कुछ A डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जब आप लिखोगे, मान लो R डैश जिसको मैं बोल रहा हूं, वो आप लिखोगे रो, लेंथ तो आपके पास हो गया 12 और एरिया आपके पास हो गया A डैश। अब आपको ये A डैश निकालना है। ठीक है, तो हम इस केस में क्या होगा, इस वायर का वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, वॉल्यूम तो आपके पास वही रहेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, भले आपने वायर को स्ट्रेच करके 12 कर दिया। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, जितना पहले था उतना तो अब भी है, आपने कोई मटेरियल ऐड तो नहीं किया, कुछ निकाल तो नहीं लिया, तो वॉल्यूम तो वही रहने वाला है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम इक्वल टू आपके पास होता कितना है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम सेम रहेगा तो आप देखो पहले वॉल्यूम था A इंटू एल, अब वॉल्यूम हो गया A डैश और इंटू का 2L। ठीक है, तो L और L तो कैंसिल आउट, तो यहां से एरिया कितना आ गया, पहले का आधा A बाई 2। ठीक है, तो यहां पर आप पुट करो तो ये देखो कितना हो गया 2 रो L और डिवाइड बाई A बाई 2। ठीक है, तो ये 2 अभी कुछ समय बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रो इंटू L और डिवाइड बाई A। फिर आप देखो रो L बाई A, ये चीज तो R के बराबर है, इसका मतलब कि R डैश कितना हो जाएगा 4R। ठीक है, इसका मतलब जब आप इस वायर को तान करके इसके लेंथ को डबल कर दोगे, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो बस आप याद रखना। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। ठीक है, कि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम वही रहेगा, क्योंकि आपने ना कोई मटेरियल ऐड किया ना कोई मटेरियल निकाला, तो वॉल्यूम जितना था उतना ही हुआ, केवल एरिया चेंज हुआ और लेंथ चेंज हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, अब देखना, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ना। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, ये, ठीक है, बेसिकली ये क्यूबिक शेप का, ठीक है, कुछ इस प्रकार शेप का ये कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इसमें इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, इस कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, ठीक है, रेजिस्टिविटी है ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ऑफ कंडक्टर, वो आपको दे रखा है रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या दे रखा है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, वो आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड, ठीक है, फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस बताना है, फाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्रॉस लेंथ, ठीक है, AB, ठीक है, और EF, ठीक है, और DC। ठीक है, इन तीनों के क्रॉस,
ठीक है, इन तीनों के क्रॉस या फिर अक्रॉस ए बी ई एफ और डी सी के क्रॉस आपको रेजिस्टेंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ गुड एग्जांपल कि इसमें बस आपको देखना क्या है कि जो आप रेजिस्टेंस लिखते हो दैट इज द रो एल बाई ए। ठीक है, तो L इज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट एंड एरिया इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, तो जब मैं ए बी के क्रॉस रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, ठीक है, आर ए बी इज द रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस द ए बी। तो आप देखो ए बी ये है, ठीक है, ए बी आपके पास क्या है, ये है, ठीक है, ये आपके पास ए बी है। तो मतलब करंट आपको इसके डायरेक्शन में फ्लो कराना है, आपको ए बी की डायरेक्शन में फ्लो कराना है। ठीक है, तो मान लो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, समझना, मान लो करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है जब आप ए बी क्रॉस निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप मुझे बताओ करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी तो आपके पास रो है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितना है, तो आप कहोगे देखो ये सी, ध्यान से देखो ये जो सी है, क्या ये लेंथ बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में ही है। ठीक है, ये बिल्कुल करंट की डायरेक्शन में है, तो ये आपके पास लेंथ तो समझ में आ रहा है कि सी है। अब आप ये देखो करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया कौन सा है, सरफेस कौन सा है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा ये वाला, कौन सा, ये जो सरफेस है ना, ये इट इज अ परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट। ठीक है, ये वाला, ये ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया कितना है, ये वाला लेंथ ए है और ये वाला लेंथ देखो, ये वाला लेंथ आपके पास बी है। तो एरिया कितना हो जाएगा, ए और इनटू का बी। ये आपके पास रेजिस्टेंस हो जाएगा जब आप ए बी के क्रॉस बात कर रहे हो तो। ठीक है, उसी प्रकार जब आप रेजिस्टेंस के बारे में बात करोगे अक्रॉस ई एफ, ठीक है, तो आप देखो जब आप ई एफ के लिए बात करोगे ना, ई एफ, ठीक है, तो उस समय आप देखो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की आपके पास रो ही है। ठीक है, और आप ये देखो ई एफ के अक्रॉस, ठीक है, करंट मतलब ऐसे फ्लो कर रहा है ना, ऐसे। तो आप देखो अगर करंट ऐसे अब फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन में कितना लेंथ है, मतलब करंट कितना लेंथ ट्रेवल करी ई से एफ पहुंचने में। तो आपको देखो ये वाला ए वाला जो लेंथ है ना, यही तो लेंथ है ना, देखो ऐसे ई एफ। ठीक है, तो लेंथ कितना है, ए है। ठीक है, थोड़ा समझने का ट्राई करो। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने जाने वाला है, कंफर्म है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा अपने दिमाग को और सोचने पर मजबूर करो। ठीक है, कि लेंथ के करंट की डायरेक्शन में जो लेंथ है वो आपके पास कितना है, ए है। ठीक है, और डिवाइड बाई इसके करंट के परपेंडिकुलर वाला एरिया। ठीक है, वो कौन सा है, वो आपके पास ये है, देखना ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है बोलो, ये वाला लेंथ b है, ये वाला लेंथ c है, तो ये हो जाएगा b और इंटू का c। ठीक है, अब उसके बाद एक और बचा है, कौन सा, आप उसको बता दो रेजिस्टेंस dc है ना, dc के क्रॉस रेजिस्टेंस कौन सा है। देखो dc ये वाला है। ठीक है, तो करंट ऐसे और ऐसे फ्लो करने वाला है इस केस में। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आपके पास रो है, करंट की डायरेक्शन में लेंथ कितना है, तो देखो ये वाला लेंथ है ना, ये बी, देखो ऐसे तो करंट फ्लो कर रहा है, देखो बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल करंट के पैरेलल वाली जो लेंथ है। ठीक है, तो वो बी है। ठीक है, तो रो और इनटू का बी। ठीक है, एक दो बार आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे सोच के, तो आप बिल्कुल कर लोगे। बस आप सोचना कि जो लेंथ है वो करंट के पैरेलल वाली लेंथ है। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक एंड से दूसरे एंड तक जब वो पहुंची तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की कंडक्टर में, बस आप उस लेंथ पर ध्यान दो। ठीक है, और एरिया कौन सा होगा, तो ये वाला, देखो ये वाला, ये सरफेस है ना, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वाला होगा, तो ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके पास जो होगा ना, ये, ठीक है, ये वाला आपके पास होगा। ठीक है, ये वाला समझना, फिर ये ऐसे है। ठीक है, ये वाला जो आपके पास है एरिया। ठीक है, तो ये एरिया कितना, देखो ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, सी है, और ये कितना है, ए है, तो ये हो जाएगा ए और इनटू का सी।
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको मैंने बस लिया इसलिए है कि जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि रेजिस्टेंस रो एल बाई ए है, ठीक है। एल इज द लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट एंड ए इज द परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द करंट। बस उस चीज को समझाने के लिए, ठीक है, कि ये आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, उसके लिए मैंने इस एग्जाम्पल को लिया है, ठीक है। आप इसको खुद से 1-2 बार 3 बार ट्राई करो, ठीक है, आप इसको कर लोगे, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये तो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कह रहा है कि हाउ मच करंट, ठीक है, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इज दिस, ठीक है। तो ओम्स लॉ सभी आपने क्या देखा कि V बाई आई इक्वल टू आपके पास क्या होता है, रेजिस्टेंस R होता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या दे रखा है, देखो आपको गिवन क्या क्या है, ठीक है। अगर मैं ए वाले पार्ट के बारे में बात करूं तो, ठीक है, ये आपका ए वाला पार्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से बी वाला स्टार्ट है। तो गिवन आपके पास क्या है, वोल्टेज आपको दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1200 ओम, ठीक है। तो आप मुझे बता दो करंट कितना होगा, करंट, तो करंट आपके पास हो जाएगा V बाई आर, है ना। तो V आपके पास है 220 और रेजिस्टेंस आपके पास है 1200, ठीक है। तो यहां से करंट आपके पास कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 120, ठीक है, इतना एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज इतना, ठीक है। तो बी वाले में आपको क्या दे रखा है कि वोल्टेज आपके पास है 220, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 100 ओम, ठीक है। तो इस केस में करंट क्या निकल करके आएगा, तो V डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इस केस में आएगा 220 डिवाइड बाई 100, ठीक है, मतलब 22/10, 22/10, ठीक है। मतलब कि इस केस में करंट निकल करके आएगा 2.2 एम्पियर, ठीक है। अगर आप इस केस में भी करंट को थोड़ा सा निकालने का ट्राई करो तो वो कितना आएगा, एक बार थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 22/120 है ना, तो इसको थोड़ा सा 2 से कैंसिल आउट करो तो 11/60 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके पास हो जाएगा कितना होगा, ये 1160 है ना ये, ठीक है, और यहाँ पर 11 है, ठीक है। तो ये 0.1, ठीक है। फिर ये आपके पास हो जाएगा 50, ठीक है। फिर आपके पास ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, 480, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास 0.18 के आसपास आएगा, ठीक है, 0.18 एम्पियर। तो यहाँ पर बस ये क्वेश्चन किस लिए कराया गया, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कराया गया है कि I इक्वल टू V बाई आर लगा करके आप करंट निकालो, वो तो हर कोई कर लेगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि आपने एक बार इलेक्ट्रिक बल्ब लिया था, ठीक है, फिर आपने इलेक्ट्रिक हीटर लिया, ठीक है, दोनों के लिए वोल्टेज आपने सेम रखा 220 वोल्ट 220 वोल्ट, ठीक है। आपने देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा था, इलेक्ट्रिक हीटर का रेजिस्टेंस कम था, तो कौन सा ज्यादा करंट ले रहा है चलने के लिए, कौन सा कम करंट ले रहा है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको कम करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जिसका रेजिस्टेंस कम है उसको ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बस इस चीज को समझाने के लिए आपको क्या, अगर आप सेम वोल्टेज पर दो, ठीक है, इक्विपमेंट को चला रहे हो, ठीक है, जिनका वोल्टेज सेम है, तो किसको ज्यादा करंट चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद देखना, जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है 60 वोल्ट, ठीक है, व्हेन इट ड्रॉन एन 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। मतलब आपके पास कोई स्विच होगा ना यहाँ पे, ठीक है, कहीं तो होगा, ठीक है। यहां से आप क्या कर रहे होगे, यहां से आप अपने इस हीटर को चला रहे हो, ठीक है, यहां से आप इस हीटर को, ठीक है, आप यहां से इस हीटर को चला रहे होगे, ठीक है। यहाँ पर बाल्टी उल्टी कुछ रख के आप इसमें पानी उनी गर्म कर रहे हो, जो भी,
ठीक है। तो 60 वोल्ट, ठीक है, यहां से क्या है 60 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल 60 वोल्ट है, ठीक है। और जो करंट आया, ठीक है, ड्रॉ अ करंट कितना वो है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। करा है कि व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। करा है अभी तो पोटेंशियल आपके पास 60 वोल्ट था, ठीक है। कराए कि जब मैं पोटेंशियल को 60 वोल्ट से बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दूंगा, ठीक है, जब मैं पोटेंशियल को 120 वोल्ट कर दूंगा तब करंट कितना फ्लो करेगा वो आपसे जानना चाहता है, ठीक है। तो क्या करें आप इस केस में, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट इक्वल टू आपके पास क्या होगा V डिवाइड बाई R, ठीक है। और ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास हीटर तो वही है, तो हीटर की रेजिस्टेंस तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है। तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। आप देखो यहां पर आपको वोल्टेज भी दे रखा है और आपको करंट भी दे रखा है, ठीक है। तो V बाई आई इक्वल टू आपके पास क्या होता है रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4, मतलब कितना हो गया 15, तो इट इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। यही तो आपके पास क्या होगी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अब यही बोल रहा है कि जब 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर का करंट वो ले रहा था, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया इन दोनों वैल्यू का यूज करके कि रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर कितना है, ठीक है। तो जब 120 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट कितना होगा, तो V बाई आर सिंपली, तो V आपके पास है 60 और रेजिस्टेंस आपके पास कितना निकल करके आया, सॉरी V आपके पास है 120, ठीक है, 120 और रेजिस्टेंस आपके पास है 15, ठीक है। तो करंट आपके पास कितना आ गया 8 एम्पियर, दैट्स इट, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें ऐसी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं, ठीक है। सिंपली आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा था, उसने कहा कि जब इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल 60 वोल्ट है तो उस समय 4 एम्पियर का ये करंट ले रहा है, तो आपने यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। फिर कहा कि जब इन टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो जाएगा तो उस समय कितना करंट फ्लो करेगा, तो आपके पास रेजिस्टेंस आप निकाल लिए हो, तो सिंपली I इक्वल टू V बाई आर, और यहाँ से आप करंट को निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखना जैसे आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ द लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है सिंपली, ठीक है, आपको लेंथ दे रखा है जो कि 1 मीटर है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको दे रखा है जो कि 26 ओम है। इफ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, What will be the resistivity of the metal at that temperature, मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही वो आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपली आप देखो, अगर ये आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, ये आपके पास क्या है कंडक्टर है, ठीक है, इसका उसने आपको लेंथ दे रखा है जो कि 1 मीटर है, ठीक है, और इसका डायमीटर दे रखा है, ठीक है। डायमीटर आपको कितना दे रखा है, डायमीटर आपको दे रखा है 0.3 mm, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी, रेडियस आपके पास हो जाएगी 0.3 डिवाइड बाई 2 mm, ठीक है। ये आपके पास रेडियस हो जाएगी, ठीक है। और इस कंडक्टर का जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, या फिर इस मेटल वायर का जो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है 26 ओम, ठीक है। और आपसे रेजिस्टिविटी कितनी होगी वो जानना चाहता है, ठीक है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल डिवाइड बाई ए, ठीक है। तो एल आपको पता है कि 1 मीटर है, ठीक है। एरिया कितना होगा, तो एरिया आपके पास बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। और आर आपको कितना दे रखा है 0.32 mm, ठीक है। तो mm को पहले तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 mm, ठीक है, 1 mm में आपके पास होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो आपके पास ये 0.3 डिवाइड बाई 2 है, ठीक है। तो इंटू 10⁻³ कर देना, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा पाई
ठीक है, और R आपके पास हो गया 0.32, ठीक है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इतना मीटर, और इसका क्या कर दो स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास एरिया कितना निकल कर के आ जाएगा, ठीक है, एरिया आपके पास हो जाएगा, पाई का मतलब होता है 3.14, ठीक है, और इंटू ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 ना, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.09, ठीक है, और डिवाइड बाई आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है, और इंटू हो जाएगा 10⁻⁻6 इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व ही करना पड़ेगा आपको, और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3.14, ठीक है, 0.09 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइड बाई कितना है 4, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रजिस्टिविटी निकल कर के आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, R इंटू ए और डिवाइड बाई L, ठीक है, यही आपके पास होगा ना, हाँ ठीक है, R इंटू ए और डिवाइड बाई L, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 26, ठीक है, एरिया आपके पास कितना है, एरिया आपके पास है 3.14 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 और इंटू 10⁻⁻8 और डिवाइड बाई लेंथ आपके पास कितना है 1 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके जो भी आ जाए इतना ओम इंटू मीटर आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये सॉल्व करना तो आप कर ही लोगे, ठीक है। तो बस यही कहानी था, ठीक है, कि रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए है, लेंथ आपके पास 1 मीटर है, एरिया के लिए उसने आपको डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर का आधा करो रेडियस आ जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और डायमीटर आपको mm में दे रखा है, तो 1 mm में 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है। तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, फिर आप उसके बाद उसका एरिया निकाल लो, ठीक है, और एरिया निकालने के बाद आप रजिस्टिविटी इस मटेरियल वायर की, इस मेटल वायर की आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे आपके पास ये है, ठीक है, अगेन ये एग्जांपल नंबर 1 की तरह ही है, कह रहा है कि एक आपके पास वायर है, ठीक है, उस वायर का लेंथ L है, ठीक है, और एरिया A है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम है, ठीक है, मतलब आपके पास एक वायर है, ठीक है, इस वायर का लेंथ आपको दे रखा है L, ठीक है, लेंथ आपको कितना दे रखा है L दे रखा है, ठीक है, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है A दे रखा है, तो इसका रेजिस्टेंस जो आप लिखोगे दैट इज द रो L बाई A, ठीक है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको 4 ओम के बराबर दे रखा है, तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है, ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है, ऑफ लेंथ L/2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाए 2A हो जाए। अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं देता क्या फिर भी आप निकाल सकते थे, मैंने कहा था कि वॉल्यूम सेम होगा और वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ तो आपको दे रखा है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। तो एक दूसरा वायर है, ठीक है, जो कि सेम मटेरियल का है, मतलब अगर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो थी, ठीक है, तो ये जो आपके पास बना, ठीक है, इसकी भी रेजिस्टिविटी रो ही रहेगी, ठीक है, लेकिन इसका लेंथ कितना हो गया L/2 हो गया, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो गया, ठीक है। तो इसका जो रेजिस्टेंस लिखोगे, मान लो अगर मैं उसको R डैश बोलूं तो हो जाएगा रो L आपके पास हो गया L/2, ठीक है, और एरिया कितना हो गया 2A, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा इनटू का 1/2A आप लिख लो, कैसे भी आप लिख लो, ठीक है। तो यहां से R डैश आपके पास कितना हो गया रो L, ठीक है, और डिवाइड बाई 4A, ठीक है। तो रो L/A इतनी जो चीज है ये तो 4 ओम के बराबर है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो R डैश इक्वल टू 4/4, मतलब ये कितना हो गया 1, तो ये 1 ओम हो जाएगा, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जिसका लेंथ L/2 आपने कर दिया, ठीक है। अब आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। आपको 2 पढ़ना है, जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हो तब क्या होता है,
ठीक है। और जब आप रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हो तब क्या होता है, ठीक है। ये दो केस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आप देखो सीरीज में पहली बात रेजिस्टेंस लगेंगी कैसे, ठीक है। तो आप देखो जैसे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब एक कंडक्टर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, कंडक्टर को आप इससे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि इसका रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, तो सीरीज में लगाने का क्या मतलब है कि इसके पास दो टर्मिनल है, ठीक है। एक टर्मिनल आपके पास ये है, दूसरा टर्मिनल आपके पास ये, ठीक है। तो इस वाले टर्मिनल से दूसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल आप कनेक्ट कर देते हो, तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपके पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस मैं R2 बोल देता हूं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपके पास होता है, ठीक है। फिर आप यहां पर एक बैटरी लगा दो, ठीक है। ये लो कुछ मैंने यहां पर एक बैटरी लगा दी, ठीक है। मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है, V है, V वोल्ट की मैंने यहां पर बैटरी लगा दी, तो इट इज ए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब होगा क्या यहाँ पे, ठीक है, यहां पर अब होगा क्या, आपको निकालना है करंट, ठीक है, कि यहां से कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और करंट हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो करंट यहां से आपके पास फ्लो करेगा, I करंट यहां से फ्लो करेगा, ठीक है। और ये I करंट किसके बराबर होगा, तो I करंट बराबर होगा V और डिवाइड बाई R के। लेकिन यहां पर R क्या है, आपने यहां पर दो रेजिस्टेंस को लगा रखा है सीरीज में, एक रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। तो यहां पर आप मैं R न बोल के मैं इसको बोलूंगा R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये इक्विवेलेंट है तो मैं इसलिए इसको शॉर्टकट में EQ लिख दे रहा हूं, इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट बेसिकली मुझे निकालना है, क्या करना है, इसको मुझे निकालना है, ठीक है। तो जब भी रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे हुए हो, ठीक है, तो ऐसे केस में जो R इक्विवेलेंट निकल करके आएगा, सिंपली आप सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। तो इस केस में अगर दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो आप इन दो रेजिस्टेंस को ऐड कर दो, तो R1 प्लस R2 आपके पास क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो करंट फ्लो करेगी I, ठीक है, वो फ्लो करेगी V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, मतलब R1 प्लस R2 के, ये आपके पास करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, फिर ऐसे फ्लो करेगी, फिर ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, फिर यहां आएगी और फिर ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, तो I करंट फ्लो करेगी, I करंट फ्लो करेगी, ठीक है। यहां भी I करंट और यहां भी I करंट ही फ्लो करेगी, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रखा है तो करंट दोनों रेजिस्टेंस में या फिर जितने भी रेजिस्टेंस आपने लगा रखा है, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, करंट, ठीक है, करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस में सेम करंट होगा, ठीक है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट विल बी सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, या फिर, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो, ठीक है, आप जैसे भी समझना चाहो कि करंट हर एक रेजिस्टेंस से सेम फ्लो करेगा, ठीक है, सेम इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। करंट हर रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम होगा, सिंपल सा मतलब ये। और पोटेंशियल अलग अलग होगा, करंट सेम होगा बट पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ठीक है, पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, ठीक है, विल बी डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। हर एक रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। पहली बात ये आपको दो चीज याद रखना है, तीन चीज बेसिकली, कि R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में, जितने भी रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लगा रखा है आप सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दो तो आपके पास R इक्विवेलेंट निकल करके आ जाएगा,
ठीक है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, V डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट। हर एक सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो पोटेंशियल होगा हर एक रेजिस्टेंस में, ठीक है, वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल विल बी डिफरेंट इन ऑल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कितना कितना पोटेंशियल होगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस, उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। पहले इतनी 3 चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखना। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है, ये आपके पास R3 है। ठीक है, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, V वोल्ट की। ठीक है, और करंट को मेजर करने के लिए अगर आप चाहो तो आप यहां पर एक अमीटर भी लगा सकते हो। ठीक है, जो कि करंट को मेजर करेगा। ठीक, कितना करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। ठीक है, और हर रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको अगर पोटेंशियल मेजर करना है तो आप क्या करते हो, वोल्ट मीटर लगा देते हो। और मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है, तो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहां पर आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, फिर आप यहां पर आपने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। ठीक है, बेसिकली आपको बनाना नहीं है हर बार। ठीक है, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, और यहां पर V3 हो गया। ठीक है, ये आपको कभी नहीं बनाना है। ठीक है, V1 V2 V3 करंट बनाने के लिए मीटर ये सब आपको बनाना नहीं है। ठीक है, बस मैं आपको समझा रहा हूं पहली बार, तो मैं आपको बना के दिखा दूं कि हाँ देखो, जब आपको रीडिंग लेनी हो, आपको रीडिंग थोड़ी ना लेना, आपको तो आंसर लिखना है अभी। ठीक है, ये तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है कि अगर एक्सपेरिमेंट करो तो उस केस में आपको हर एक रेजिस्टेंस अक्रॉस ऐसे वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, करंट को मेजर करने के लिए आपको अपने सर्किट में अमीटर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा I। ठीक है, और मैंने कहा कि ये हर जगह सेम करंट फ्लो करने वाला है। यहाँ भी I करंट जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस में भी I करंट जाएगा, इस रेजिस्टेंस में भी I करंट जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यही I करंट निकल करके आ जाएगा। तो ये अमीटर आपको बता देगी कि इस अमीटर से कितना करंट पास हुआ। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको दे देगी कि इस I की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप इस I को निकाल भी सकते हो, ये तो एक्सपेरिमेंट से आप निकाल सकते हो, थ्योरेटिकली तो आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, कि I इक्वल टू आपके पास कितना होगा, V और डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये R इक्विवेलेंट आपके पास कितना होगा इस केस में, तो मैंने कहा था जितनी भी रेजिस्टेंस को आपने सीरीज में लगा रखा है, आप इन सब को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आपके लिए फ्लो करेगा V और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 और प्लस कितना हो जाएगा R3। ठीक है, ये आपके पास करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब ये V1 V2 V3 कितना होगा, तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो आप एक चीज और याद रखना, जब आप करंट के डायरेक्शन में मूव करते हो, ठीक है, तो हमेशा पोटेंशियल कम होता है। ठीक है, हमेशा क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, ये भी आप याद रखना। ठीक है, हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक है, ड्रॉप होने का सिंपल बस मैं ये समझाना चाहता हूं ना आपको कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल की तरफ से फ्लो करता है। तो यहां पर आप प्लस और यहां पर माइनस, आप ऐसे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्लस और माइनस बना सकते हो, क्योंकि आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करना होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप बना सकते हो कि ये प्लस ये माइनस। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होगा, तो हमेशा इस साइड का पोटेंशियल ज्यादा होगा इस साइड से, तो इसीलिए मैं इस साइड को प्लस और उस साइड को मैं माइनस से बस रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दैट्स इट। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये प्लस माइनस क्यों लिख दिया। प्लस माइनस लिखने का बस मतलब यही है कि करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इधर प्लस होगा और उधर क्या होगा, माइनस होगा, दैट्स इट।
ठीक है। अब आपको ये V1 V2 V3 निकालना है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो आप याद रख, ठीक है। तो बेसिकली भाई फिर से ओम्स ला आएगा कि V डिवाइड बाई I इक्वल टू आप क्या बोलते थे R, तो यहाँ से V बराबर कितना हो जाएगा I इंटू R, ठीक है। तो बस इसी चीज का आपको करना है यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब जो V1 होगा बेसिकली वो होगा I इंटू R1 के बराबर, ठीक है। और यहाँ पर जो V2 होगा, ठीक है, V2 वो बराबर होगा I इंटू R2 के बराबर। उसी प्रकार यहाँ पर जो V3 है वो बराबर होगा I इंटू R3 के बराबर। तो V1 V2 V3 आप निकाल सकते हो कि V1 I इंटू R1 होगा, V2 I इंटू R2 होगा और V3 I इंटू R3 होगा, ठीक है। पहली बात आपको इतना चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि आप हर एक रेजिस्टेंस से क्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो, सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है आप उसको निकाल सकते हो, आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस सर्किट का, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी बात, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि जैसे इसी एग्जांपल को आप देखो, ठीक है, कि ये आपके पास 3 रेजिस्टेंस थे, ठीक है। तो अब मैं वो वोल्ट मीटर अमीटर को बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है, वो बस एक बार समझाने के लिए था, दैट्स इट, ठीक है। ये आपके पास V वोल्ट का बैटरी आपके पास है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ठीक है। ये आपके पास करंट फ्लो करेगा I, ठीक है, हर एक में I करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो I होगा ये बराबर होगा V और डिवाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3 के, ठीक है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ था, V1 मैंने बोला, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V2, ठीक है, और R3 रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V3, ठीक है। तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, ठीक है। तो V1 कितना होगा, V1 मैंने कहा कि V1 आपके पास बराबर होगा I इंटू R1 के, ठीक है। V2 आपके पास किसके बराबर होगा, I इंटू R2 के, ठीक है। और V3 आपके पास किसके बराबर होगा, I इंटू R3 के, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। करंट तो हर एक में सेम ही है, ठीक है। तो ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर के कहानी थी, ठीक है। मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ सिंपल सा, ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फिर हम पहले एक सीरीज कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर जंप करेंगे, ठीक है। तो जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, कि मान लो ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपके पास 1 ओम का है, ये आपके पास कितना है 2 ओम का है, ठीक है। और मैंने एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है, मैंने एक बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो सबसे पहला कहानी, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ 10 सर्किट, ठीक है। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। दूसरा फाइंड करंट, ठीक है, फ्लो इन सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 3 चीज आपको बतानी है, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो बताओ सबसे पहला R इक्विवेलेंट कितना होगा, हाँ, तो सिंपली 1 ओम और प्लस का 2 ओम, दोनों सीरीज में, दोनों को आप ऐड कर दो, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपके पास निकल करके आ गया 3 ओम, ठीक है। दूसरा करंट कितना फ्लो करेगा, तो कहोगे V बाई R, ठीक है। V कितना है 12 वोल्ट, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट 3 ओम, ठीक है, इट इज द R इक्विवेलेंट,
ठीक है, तो करंट कितना फ्लो करेगा, 4 एम्पियर। ठीक है, फिर तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर इसके क्रॉस मैं कर रहा हूँ कि पोटेंशियल V1 ड्रॉप हुआ, ठीक है, करंट तो 4 एम्पियर का फ्लो कर गया, ठीक है, 4 एम्पियर का करंट है, ठीक है, और इसके क्रॉस अगर मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल कितना हुआ, V2, ठीक है, तो मुझे बता दो V1 कितना होगा, तो आप कहोगे 4 एम्पियर, ठीक है, और इंटू 1 ओम, तो बेसिकली V1 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 वोल्ट। उसी प्रकार V2 आपके पास कितना हो जाएगा, करंट है 4, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 वोल्ट। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, जब आप V1 और V2 को ऐड करोगे, ठीक है, जैसे V1 कितना है 4 वोल्ट, V2 कितना है 8 वोल्ट, तो ये 12 वोल्ट ही निकल करके आएगा, ठीक है, और क्योंकि आपने 12 वोल्ट की ही बैटरी लगा रखी है, ठीक है, तो ये हमेशा हो, जैसे इस केस में ना आपके पास V1 प्लस V2 प्लस V3 जो होगा, ठीक है, वो V के बराबर ही होगा, ठीक है, ये आपके पास V के बराबर ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूँ, ठीक है। आगे सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन पे थोड़े बहुत और एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आएंगे, ठीक है।